O37 हिंदी अध्याय 181। हमें उसे बताना ही होगा। मेरे पिता ने कहा। मेरी माँ ने एक आह भरते हुए सिर हिलाया। मैं कभी नहीं जाती अगर यह इस छोटे से बच्चे से संबंधित न होता। उसने अपना पेट सहलाते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि वह उनसे संपर्क करने में आपकी मदद करेगा? मेरे पिता ने पूछा। वह हमारा एकमात्र विकल्प है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनसे संपर्क कर सकता है या नहीं। जब तक वह मदद करने के लिए तैयार है, उसके लिए हमें वह औषधि उपलब्ध कराना बहुत छोटी सी बात है। यदि इस नन्हे की जान ना होती तो मैं उसके पास नहीं जाती, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ती। लेकिन इस नन्हे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, भले ही मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी पड़े। उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ सुना जा सकता था। वे कुछ देर तक चुप रहे, फिर सामने की ओर देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनमें से एक बड़ा सीलबंद भोजन बॉक्स है जिसे एशलिन पूरे दिल से खोलने की कोशिश कर रही है। आग का उपयोग करने के अलावा वह बॉक्स खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ऐसा करते हुए वह काफी हास्यास्पद लग रही है। तुम कभी नहीं बदलती एशलिन, तुम अभी भी एक पेटू हो, मेरी माँ ने कहा। हाँ वह है, भोजन के लिए वह सब कुछ करेगी, मैंने कहा और मुस्कुराते हुए पीछे आया क्योंकि मैंने देखा कि एशलिन क्या कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि मैंने पहले कभी उनकी बातचीत नहीं सुनी थी। चबाओ चबाओ चबाओ। एशलिन पीछे हट गई और खाने का डिब्बा खोलने के लिए मुझसे उग्रता से चिल्लाने लगी। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, मैंने कहा और बॉक्स खोला और अंदर से छोटे बक्से निकालना शुरू कर दिया और सभी को पास करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बॉक्स को एशलिन के सामने रखा, उसने अपने पंजों की मदद से अत्यंत सटीकता के साथ बॉक्स को खोल दिया और किसी की प्रतीक्षा किए बिना ही खाना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता उसे ऐसा करते देख हैरान रह गए। एशलिन को छोटे बक्सों की सील खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम आमतौर पर इन्हीं बक्सों से सामान लाते थे। उसने पहली बार इतना बड़ा खाने का डिब्बा देखा है। मुझे यकीन है कि 2 या 3 दिन में वह बड़ा डिब्बा खोलना भी सीख जाएगी। ये बहुत अच्छा है, मेरे पिता और माँ ने एक स्वर में कहा जब उन्होंने अपना पहला निवाला खाया। केवल वे ही नहीं, बल्कि एशलिन के माता पिता पर भी खुशी देखी जा सकती थी क्योंकि वे भी एशलिन की तरह खाने में व्यस्त थे। ये तो बाकी सभी से ज्यादा स्वादिष्ट है, माँ ने तारीफ की। मैं बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा दी। मैंने उनकी भोजन सेवाओं को मात्रा और गुणवत्ता दोनों के स्तर पर उन्नत किया है, इसलिए जाहिर है इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। हमने ज्यादा बातचीत नहीं की और चुपचाप खाना खाया। केवल एशलिन ही शोर मचा रही थी, वह अपने छोटे से मुंह से बहुत तेजी से खा रही थी। एशलिन के बारे में एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि उसे खाना बहुत पसंद है। वह खाते समय उसका स्वाद लेना चाहती है, लेकिन वह हमेशा इतनी तेजी से खाती है मानो कोई उसका खाना चुराने वाला हो। मैंने उससे कई बार धीरे धीरे खाने को कहा, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। जल्द ही हमने एक एक करके खाना खत्म कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह एशलिन सबसे पहले खाना खत्म करने वाली थी। मुझे करने दो, मैंने अपने पिता को मेज से खाली लंच बॉक्स उठाकर कूड़ेदान में फेंकते हुए देखा और कहा। मैंने अपने पिता के हाथ से बक्से ले लिए और उन्हें रसोई घर के कोने में रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। जब मैं वापस गया तो मुझे कुछ याद आया और मैंने एक छोटा सा पारदर्शी डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे थे। एशलिन इसे खाओ, मैंने कहा और एक हाथ में एशलिन को उठाया जो आलस से पेट के बल लेटी हुई थी। चबाओ, उसने चहकते हुए कहा। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें पैकेज्ड राक्षस मांस खाना पड़ेगा, मैंने धमकी भरे लहजे में कहा। freewebnovel.com। चबाओ, वह उदास होकर चहकती है और उस धब्बे को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है। मेरे माता पिता उत्सुकता से देखते हैं जब मैं एशलिन को वह लाल धब्बा खिलाता हूँ। ये कॉर्पोरल स्तर के राक्षस के मूल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें सबसे अच्छी आग प्रकार की क्षमता थी जो मैंने कभी देखा है। मुझे उम्मीद है कि इसे खाने से एशलिन की क्षमता उन्नत हो सकती है। जैसे ही मैंने एक सीट ली और अपने माता पिता से एक गंभीर सवाल पूछने वाला था, तभी मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। इस गर्मी में उग्र शेरों की शक्तियों का स्वाद था। ये देखकर मैं खुश हो गई और अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि फायरी लान का कोर खाने के तुरंत बाद उसकी क्षमता में सुधार होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही गर्मी आई, 1 सेकंड बाद वह चली गई, जिससे मैं और एशलिन उलझन में पड़ गए। मैंने पहले कभी भ्रमित नहीं देखा। वह जो भी करती है निश्चितता के साथ करती है, लेकिन इस बार उसे कुछ भ्रम हो रहा है। क्या हुआ? क्या आपकी योग्यता में सुधार हुआ? मैंने उसकी योग्यता में सुधार के बारे में अभी भी आशावान होकर पूछा। चबाओ,
उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और अपने सामने एक छोटा सा आग का गोला बुलाने लगी। आग का गोला वैसा ही चांदी का दिखता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्वाद भी वही है और उससे निकलने वाली गर्मी भी वही है। ये देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जल्द ही मैंने अपने मूड पर नियंत्रण कर लिया और सोचा कि यदि शक्ति को उन्नत करना इतना आसान होता तो कई राक्षसों की क्षमताएं अधिक शक्तिशाली होती। मैं स्पेशलिस्ट ग्रेड फायरी लान और छोटे कटिंग डेवियस के बीच से अधिक कोर निकालता हूं, जो मैं कल अपने माता पिता के लिए लाया था। ये विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों के कुछ कोर हैं और यह युक्ति आपको उन्हें समान रूप से काटने में मदद करती है। उन्हें लोला और जॉर्जी को खिलाओ, उनकी क्षमताओं को उन्नत करने का एक मौका हो सकता है। मैंने कहा, मेरे माता पिता ही थे जिन्होंने मुझे बताया था कि राक्षसों को राक्षस कोर खिलाने से उनकी क्षमताओं को उन्नत करने में मदद मिलती है। यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ये फिर भी होता है और यह विधि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। ये राक्षस कोर सैकड़ों हजारों क्रेडिट के लायक है, उन्हें बेचना बेहतर है, वह पैसा आपके प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे पिता ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, मेरे पास सैकड़ों राक्षस कोर हैं, इन कोर को आपको देने से मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कृपया इसे ले लीजिए। मैंने कहा, मेरे छोटे से विनती भरे स्वर को देखकर मेरे पिता ने आह भरते हुए कोर स्वीकार कर लिए। हमने कुछ मिनट तक बातचीत की, फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछने का निर्णय लिया, जो मुझे तब से परेशान कर रहा था जब से मैंने उनकी बातचीत पर कान लगाया था। माँ, आपको क्या हुआ? मैंने गंभीर स्वर में पूछा। इससे पहले मैंने उनकी बातचीत सुनी थी और मुझे पता था कि उनके साथ कुछ गंभीर हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, जैसे कि वह प्रश्न समझ गई हो। मैंने आप लोगों को पहले बात करते हुए सुना था, मैंने कहा। उनके चेहरों के भाव अचानक बदल गए और फिर उनके चेहरे पर समझ की झलक उभरी। हमें तुम्हें जल्द ही बताना होगा, मेरे पिता ने गहरी सांस लेकर कहा और दोनों के चेहरों पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। तुम्हारी माँ को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी, ये बहुत अनियमित रूप से कार्य करती है और केवल गर्भावस्था के दौरान ही सक्रिय होती है। मेरे पिता ने कहा, 1 सप्ताह पहले हमने बच्चे में कुछ समस्या देखी थी और विस्तृत परीक्षण के बाद हमने पाया कि आपकी माँ के शरीर ने बच्चे को जीवन शक्ति की आपूर्ति धीमी करनी शुरू कर दी थी। मेरे पिता ने दुखी होकर कहा, यदि तुम्हारी माँ का शरीर बच्चे को जीवन शक्ति प्रदान नहीं करेगा तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि क्या होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि समस्या इस श्रृंखला में है। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया होता तो मेरा छोटा भाई, जो अभी भी मेरी माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है, दुनिया में आने से पहले ही मर सकता था। हाँ, क्या इसका इलाज संभव है? मैंने सकारात्मक उत्तर पाने की चाह में पूछा। मेरे पिता ये सवाल सुनकर हंस पड़े। सच बताऊं तो इसका इलाज बहुत आसान है, बस एक औषधि की जरूरत है, लेकिन वह औषधि हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए एक दुर्गम पहाड़ के समान है, लेकिन शक्तिशाली लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ ने कहा। मुझे ये सुनकर राहत महसूस हुई कि यह औषधि है। मेरे पास पहले से ही 22 मिलियन है और मैनाकोर और डैफोडिल मधुमक्खियों के शहद को बेचने के बाद मैं निश्चित रूप से 150 मिलियन आसानी से इकट्ठा कर सकता हूँ। जिम मुझे औषधि खरीदने में मदद कर सकता है। अगर वह ऐसा कर सके तो मुझे यकीन है कि उसके माता पिता आसानी से इसे खरीद सकेंगे, बशर्ते ये गणराज्य में उपलब्ध हो। भले ही यह मेरे जीवन में वहन करने की क्षमता से अधिक महंगा हो, फिर भी मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है जो कि एश्लिन है। उसके पास खजाना खोजने की क्षमता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे मना कर सकेगा। जब तक वह औषधि गणराज्य के भीतर है तब तक मेरे पास इसे पाने का मौका है। माँ को कौन सी औषधि की आवश्यकता है? मैंने सांस रोककर पूछा। उन्होंने कहा, जीवन औषधि या वह चीज जो अपार जीवन शक्ति प्रदान करती है, लेकिन जीवन औषधि की तुलना में इसे पाना अधिक कठिन है। जीवन औषधि या ऐसी कोई चीज जो समान प्रभाव उत्पन्न कर सके। ये नाम सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काफी समय से जो बोझ मैं महसूस कर रहा था वह हल्का हो गया है। जिल के साथ कई दिन बिताकर मैंने कई चीजों के बारे में सीखा और जीवन औषधि उनमें से एक है। जीवन औषधि को जीवन अमृत माना जा सकता है। ये वह औषधि है जो जीवन शक्ति प्रदान करती है। जिन लोगों की जीवन शक्ति किसी कारणवश समाप्त हो गई हो या खर्च हो गई हो और जो मृत्यु के करीब हो, उन्हें केवल इस औषधि से ही बचाया जा सकता है। इस विकल्प के अलावा कोई अन्य औषधि काम नहीं कर सकती थी। इस औषधि के विभिन्न उपयोग थे और इसे प्रत्येक ग्रेड में महंगी औषधियों में से एक कहा जा सकता था।
ग्रेड 1 लाइफ पोशन की कीमत 50 मिलियन है, जबकि ग्रेड 2 की कीमत 200 मिलियन है और ग्रेड 3 की कीमत लगभग 1 मिलियन बताई गई है। ये महंगे हैं और आम आदमी के लिए पैसा होने के बावजूद इन्हें लाना असंभव है। मुझे यकीन है कि जिम और जिल अपनी सामाजिक स्थिति और संबंध के कारण आसानी से खरीद सकते हैं। वे निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे, बशर्ते मैं उनसे पर्याप्त धन मांगूं और उपलब्ध कराऊं। भले ही मेरे पास कुछ कम हो, वे निश्चित रूप से मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें लाइफ पोशन की आवश्यकता होगी। माँ को किस ग्रेड की जीवन औषधि की आवश्यकता है? मैंने पूछा, इस उम्मीद में कि यह उच्च ग्रेड की नहीं होगी। वे दोनों मेरे प्रश्न से थोड़ा भ्रमित दिखे, लेकिन उन्होंने इसका उत्तर देने का निर्णय लिया। ग्रेड 1 से तो इस कमी को पूरा करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास ग्रेड 2 औषधि है। आपकी माँ की गर्भावस्था आसान रहेगी और बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरे पिता ने उत्तर दिया। मैंने गहरी सांस ली और काफी स्वतंत्र महसूस किया। मैंने सोचा कि मेरी माँ को लाइफ पोशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लाइफ पोशन से बेहतर है। ये डैफोडिल शहद है, इसकी एक बूंद में ग्रेड 2 जीवन औषधि से अधिक जीवन शक्ति होती है और यहाँ तक कि अगर माँ को ग्रेड 3 जीवन औषधि की आवश्यकता होती, तो मैं डैफोडिल शहद की 1 या 2 बूंद मिला देता और औषधि का ग्रेड 3 औषधि के बराबर हो जाता। जिम की मदद और संपर्क से मुझे विश्वास है कि वह ग्रेड 2 लाइफ पोशन खरीदने में मदद कर सकता है। माँ, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि हमें जीवन औषधि की आवश्यकता होगी, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उससे भी बेहतर है। मैंने कहा। क्या? दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा कि मेज पर आलस से सो रही एशलिन भी थोड़ी देर के लिए खुल गई। क्या है? ऐसी बातें मत करो, दोनों ने एक साथ पूछा, जबकि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूं और उनके कान में कुछ फुसफुसाता हूं। चबाओ 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 चबाओ। अचानक एशलिन के दोनों माता पिता, जो चुपचाप मेज पर समर्पण कर रहे थे, उड़कर उस जगह पहुंचे जहां एशलिन सो रही थी और उसे उठने के लिए मजबूर करने लगे। चबा चबा। पहले तो वह झुंझलाहट से चहकती है, ये देखकर कि वे भोजन के बाद उसकी अनमोल नींद में खलल डाल रहे हैं, लेकिन उनके जोरदार चहचहाहट के बाद वह उनके साथ घर के बाहर उड़ जाती है। उसे दूर जाते देख मैंने राहत की सांस ली। एशलिन कान और गंध दोनों के मामले में बहुत संवेदनशील है। अगर वह शहद का जिक्र भी सुन ले तो वह तुरंत उठ जाएगी और शहद की मांग शुरू कर देगी। पिछले 3 दिनों में वह दसियों बार इसकी मांग कर चुकी थी। चलो पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मैंने कहा और हम मेरे माता पिता के कमरे की ओर चल पड़े। मैंने आश्चर्य से आवाज निकाली क्योंकि कमरे में बहुत सारी मशीनें थीं। उन्हें मां की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए उन्हें अस्पताल से बुलाना पड़ता है। मैंने अपने भंडारण से नाजुक बॉक्स को हटा दिया। वे इस तरह के मामले को देखकर चौंक गए जो मेरी जेब से बड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वे पूछ पाते, उनका सारा ध्यान मेरी दुनिया ने खींच लिया। मेरे पास जो चीज है वह डैफोडिल मधुमक्खियों का शहद है। वे उन भयानक राक्षसों में से एक हैं जिन्हें मैंने देखा है। उन्होंने जीवित रहते हुए सत्ता की सारी ऊर्जा चूस ली और केवल संध्याकाल ही छोड़ा। ये सुनकर वे चौंक गए। यदि मैं उन्हें अपने होलोवॉच में मौजूद वास्तविक फुटेज दिखाऊं तो वे और अधिक चौंक जाएंगे। उन्हें कुछ दिनों तक दुर्स्वप्न जैसा अनुभव होगा, जैसा कि मुझे पहली बार इसे देखने के बाद हुआ था। इसमें न केवल बहुत शक्तिशाली राक्षस की जीवन शक्ति है, बल्कि इसमें शरीर की अन्य विभिन्न ऊर्जाएं भी हैं और इतना ही नहीं, इस शहद में बहुत कीमती फूलों और जड़ी बूटियों का सार भी है। और यही कारण है कि वे एक प्राकृतिक रसायनज्ञ के रूप में ऐसी रचना करना जानते हैं जिससे दुनिया के शीर्ष कीमियागर भी आश्चर्यचकित हो जाएं। मैंने कहा और नाजुक केस खोला जहां रहस्यमय दवा के 3 टुकड़ों के साथ एक छोटा सा मधुकोश का टुकड़ा है जिसमें सुनहरे भूरे रंग का शहद था। माँ, कृपया आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, मैंने अपनी माँ से कहा। उन्होंने वैसा ही किया और बिना कोई प्रश्न पूछे अपने बिस्तर पर लेट गईं। जब से मैंने उन्हें डैफोडिल शहद के बारे में समझाना शुरू किया था, तब से उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। संभवतः वे इतने अभिभूत थे कि कुछ भी कहने में असमर्थ थे। मैंने बहुत सावधानी से छत्ते का टुकड़ा हटाया। माँ, कृपया अपना मुंह खोलो, मैंने गंभीरता से कहा, लेकिन अंदर से मुझे ये पूछते हुए बहुत अजीब लग रहा था। मैंने धीरे से शहद के छत्ते को चुटकी से दबाया और भूरे रंग की शहद की बूंद उसके मुंह में गिर गई और अगले ही पल उसके चेहरे पर परमानंद के भाव उभर आए। जैसे ही शहद की बूंद मेरी माँ की जीभ पर पड़ी, उनके चेहरे पर परम आनंद का भाव प्रकट हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बिना हिले डुले बिस्तर पर मुस्कुराती रही। एकमात्र राहत की बात यह थी कि उसका रंग जो बीमार था, स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रहा है।
मेरे पिता ने मेरी माँ को झटकने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या ये सामान्य है? मेरे पिता ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जब एश्लिन ने ये शहद पिया तो वह लगभग 6 घंटे तक बेहोश रही और मुझे उससे नशे की लहरें आ रही थीं। @ovel_com। उन्होंने सिर हिलाया और मेरी माँ की प्रगति पर नजर रखने के लिए उनके शरीर पर कुछ मशीनें लगानी शुरू कर दी। मैंने सावधानीपूर्वक छत्ते को वापस डिब्बे में रख दिया तथा इस बात का पूरा ध्यान रखा कि शहद मेरे हाथों में न चिपके, क्योंकि प्रत्येक बूंद की कीमत 10 लाख से अधिक है। चीचू। जैसे ही मैं डिब्बे का ढक्कन बंद करने वाला था, एश्लिन उड़ती हुई आई। वह गुस्से में दिख रही थी, इतनी गुस्से में कि उसकी आंखें लाल हो गईं। चबा चबा चबा। एश्लिन गुस्से से चहकते हुए कहती है कि मैं उसका खाना चुरा रही हूँ। ये शहद उसका है और उसे डैफोडिल मधुमक्खियों से इसे चुराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने सोचा कि मैं एक आह भरूंगा और छत्ते को थोड़ा सा दबाऊंगा ताकि सुनहरे भूरे रंग का शहद मेरी उंगली पर गिर जाए। इसे पी लो, मैंने कहा और अपनी उंगली उसके छोटे से मुंह के पास रख दी। बिना इंतजार किए अपनी छोटी जीभ की मदद से उसने जल्दी से इसे पी लिया। च्यू। वह अचानक ध्यान खो बैठी और जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे जल्दी से उठाया और अपनी माँ के पास रख दिया। उसके चेहरे पर भी वही भाव थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सुखद स्वप्न देख रही हो। ये सब जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, मैंने मन ही मन कहा और बिस्तर के पास वाली सीट पर बैठ गया, जबकि मेरे पिता मशीन से निकलने वाले कई प्रक्षेपणों को देख रहे थे। वह रक्त की बूंद तुम्हारी माँ को जीवन शक्ति से भी अधिक प्रदान कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह तुम्हारी माँ के शरीर को शुद्ध और स्वस्थ कर रही है। मेरे पिता ने अत्यंत आश्चर्य से धीरे से कहा। मुझे ये सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। डैफोडिल मधुमक्खियों के शहद में कई चीजें होती हैं, जीवन शक्ति तो बस इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे मधुमक्खियां केवल जीवन शक्ति ही नहीं चूसती, बल्कि मन और प्राण जैसी अन्य ऊर्जाएं भी चूसती हैं। इतना ही नहीं, इसमें कई फूलों और जड़ी बूटियों का सार भी होता है। वे उन सभी पूर्णता को मिलाते हैं जो मानव कीमियागर शायद ही कर पाते हैं। यही कारण है कि कई उच्च स्तरीय कीमियागर हमेशा इस शहद पर शोध करते हैं और उनके गुणों को दोहराने की कोशिश करते हैं। डैफोडिल बेस को प्राकृतिक कीमियागर व्यर्थ ही कहा जाता था। तुम यात्रा से थक गए होगे, तुम्हें अपने कमरे में सो जाना चाहिए, मेरे पिता ने मुझे कुर्सी पर सोते हुए देखकर कहा। वह 1 घंटे पहले की तुलना में काफी बेहतर दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं पिघलती दिख रही थीं, जिससे उसकी चिंता और थकान उसके शरीर पर झलकने लगी थी। ठीक है, मैंने कहा, वो सही कह रहे हैं, मैं यात्रा से सचमुच बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अपने पिता को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देकर मैं अपने कमरे की ओर चला गया। मैंने एश्लिन को नहीं उठाया और उसे अपनी माँ के पास सोने दिया। मुझे नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा और जब मैं जागा तो दोपहर हो चुकी थी। मैं 4 घंटे सोया, मैंने कहा। होलोवॉच में समय देखते हुए मैंने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और दोपहर की नींद से जागने के बाद महसूस होने वाली ढीलेपन की भावना से खुद को पूरी तरह से जगाया। जागने के बाद मैं अपने माता पिता के कमरे की ओर चला गया, उम्मीद कर रहा था कि अब तक माँ जाग गई होगी। लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि माँ और एश्लिन दोनों अभी भी शहद के प्रभाव से नहीं जागी थीं। हालांकि मेरे पिता बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था कि यह मेरी अपेक्षा से भी बेहतर काम कर रहा है। मेरी एश्लिन में कोई बदलाव नहीं आया है, वह हथेली के आकार की गोल मटोल सिल्वर स्पैरो जैसी ही दिखती है, लेकिन मेरी माँ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वह बहुत ही चमकदार लग रही थी, उसकी कला में ताजगी की चमक थी। उसके चेहरे पर मौजूद दाग, काले घेरे और जो भी दाग धब्बे थे, वे सब पूरी तरह से गायब हो गए थे। त्वचा युवा हो गई और वह ऐसी दिखने लगी जैसे वह जवान हो गई हो। मेरी माँ की उम्र 40 साल है, लेकिन अब वह 35 से 1 साल भी बड़ी नहीं लगती। जिल को विश्वास था कि इस शहद में एंटी एजन क्लींजिंग प्रभाव है और इसका उपयोग कई महंगी सौंदर्य औषधियों में भी किया जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका प्रभाव इतना तीव्र होगा। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माँ का स्तर बहुत कम है। यदि वह सार्जेंट या मास्टर स्तर पर होती तो प्रभाव इतना तीव्र नहीं होता। माँ कैसी है? मैंने फिर पूछा। वह बाहर से बहुत अच्छी लग रही थी और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि मधु ने काम कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए पूछा। बहुत बढ़िया, शहद ने न केवल आपकी माँ की कमी को ठीक किया, बल्कि यह बच्चे को भी विभिन्न ऊर्जा प्रदान करता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी माँ को गर्भावस्था के दौरान कोई जटिलता होगी, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैंने सिर हिलाया और उन्हें जगाने के लिए अपनी पिछली कुर्सी पर बैठ गया।
मुझे केवल आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद मेरी माँ पर शहद का असर खत्म होने लगा। माँ, माँ अचानक उठकर बाथरूम की ओर भागी, उसे ऐसा करते देख मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ कि वह कहाँ जा रही है। एशलिन भी अचानक मेरे पास आए और बाहर जाने से पहले मुझे तंबू का फ्लैप खोलने के लिए कहा। चबाओ। एशलिन भी इसके प्रभाव से जाग गई और उड़ गई। मेरे पिता थोड़ा भ्रमित दिखे लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। 10 मिनट बाद मेरी माँ बाहर आई। उनके गीले बाल और उनके बॉडी वॉश की महक से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जल्दी से स्नान किया हो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे पिता ने चिंतित होकर पूछा। बहुत अच्छा, उसने चमकदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। माइकल, शहद की वह बूंद जो भी हो वह चमत्कारी है, उसने कहा जब हम हॉल की ओर चल रहे थे। मैंने उसमें जो भी बीमारियां देखी थीं, वे सब चली गईं। वह अपनी पिछली अवस्था की तरह तरोताजा और ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। तुम्हें अपने आप को आईने में देखना चाहिए, मेरे पिता ने कहा। नहीं, उसने उलझन में कहा, क्या मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर कुछ है? उसने पूछा और अपने हाथों से अपना चेहरा और शरीर जांचना शुरू किया। मेरे पिता ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अपने आप को आईने में देखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर वह जल्दी से दीवार के कोने की ओर चली गई। उसने छोटे से सपाट शोपीस को कई बार छुआ। जल्द ही यह सपाट शोपीस फैलने लगा और एक पूर्ण लंबाई वाले दर्पण में बदल गया। हॉन्फ, वह हॉन्फते हुए बोली। जब उसने खुद को आईने में देखा, अपनी त्वचा को सहलाया जो पूरी तरह चिकनी हो गई थी। यह अद्भुत है, उसने अपनी त्वचा को सहलाते हुए फुसफुसाया। माइकल, तुम्हें अपने पिता को भी शहद की वह बूंद देनी चाहिए, मेरी माँ ने उसी समय चिढ़ाते हुए कहा जब उसने अनिच्छा से दर्पण को निष्क्रिय कर दिया। हा, हम सब उसकी बातों पर थोड़ा हंसे। मैं आसानी से अपने पिता को शहद की कुछ बूंदें दे सकती थी लेकिन यह व्यर्थ होगा क्योंकि यह उनके शरीर को साफ करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। यदि इससे मेरे पिता की प्रगति में कोई मदद मिली होती तो ये पूरी तरह से अलग बात होती, क्योंकि मैं भी एक बूंद ले लेता, लेकिन दुख की बात है कि इससे शरीर की सफाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा दिल थोड़ा दुखी हुआ जब मैंने देखा कि एशलिन ने एक और बूंद पी ली थी। वह बूंद करोड़ों क्रेडिट की थी, फिर भी उसने पी ली। ये वही चीज है जो वह लाई थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर वह छोटा सा मधुकोश न लाती तो मेरी माँ अभी भी बीमार होती और मैं अब जिल और जिम को जीवन औषधि के लिए बुला रहा होता। माँ को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर हमारे घर का उदासी भरा माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी के मन में चिंता की लकीरें खींच गईं। हमने सभी चीजों के बारे में बात की। मैंने वेस्टब्लड और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने कुछ अनुभव साझा किए और खतरनाक हिस्सों को अतिरिक्त चिंताओं के लिए अलग रख दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अनुमान लगा लिया। माइकल, तुम्हें न केवल राक्षसों से बल्कि मनुष्यों से भी सावधान और सतर्क रहना होगा। वे ही हैं जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, मेरे पिता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। मैं जानता हूं पिताजी, मैंने कहा। मैंने दोस्तों को लड़ते और शिकार करने वाली टीमों को एक दूसरे के खिलाफ छोटी छोटी बातों पर लड़ते देखा है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे किन बातों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 3 महीनों में जब से मैं पश्चिमी दुनिया में आया हूं, मैंने केवल 2 अच्छे दोस्त बनाए हैं, जबकि अन्य केवल सामान्य दोस्त हैं। मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया था, मैंने कहा और अपने भंडार से उपहार निकालने लगा। वे मेज पर पड़े उपहारों को देखकर नहीं बल्कि उस जगह को देखकर हैरान थे जहां से मैं उपहार निकाल रही थी। क्या वह भंडारण है? मेरी माँ ने हकलाते हुए पूछा। भंडारण फिल्मों और टीवी में बहुत आम है, लेकिन वास्तविक जीवन में वे अत्यंत दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ कि कई लोग इसे वास्तविकता में देखने में सक्षम नहीं थे। हाँ, मैं काफी भाग्यशाली हूँ, मैंने कहा और बताना शुरू किया कि कैसे मेरी मुलाकात मध्य महाद्वीप के शॉन और कैरोल से हुई और कैसे उन्होंने मुझे कुछ चीजों के बदले में नौकरी की पेशकश की। मैंने कई बातों पर इसे थोड़ा नरम बना दिया है, लेकिन इसे इतना विश्वसनीय बना दिया है कि मेरे माता पिता को इसके खिलाफ कोई भी सवाल पूछने में कठिनाई होगी। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि स्पष्टीकरण देखना उनकी चिंताओं को शांत करने के लिए पर्याप्त था। ये उपहार बहुत कीमती हैं, आपने इन पर कितना खर्च किया? मेरी दूसरी पत्नी ने लाल पोशाक को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए पूछा। पर्याप्त नहीं, मैंने चालाकी से उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर उसने मेरी ओर घूरकर देखा और फिर मेज पर रखी विभिन्न चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने न केवल अपनी माँ के लिए कपड़े और गहने खरीदे हैं, बल्कि घर में आवश्यक कई चीजें भी खरीदी हैं, जैसे कि ऑटो क्लीनर का नया संस्करण। हमारे घर में जो है वह बहुत पुराना है। मैंने अपनी माँ की तुलना में अपने पिता के लिए बहुत कम उपहार लाए हैं।
वह बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं जिनकी जरूरतें बहुत कम हैं, उन्हें केवल दो चीजें प्रिय हैं, एक उनका परिवार और दूसरी उनकी नौकरी। वह बहुत ही अकादमिक हैं और पढ़ाई लिखाई के शौकीन हैं। अगर आर्थिक बाधाएं न होती तो वह सिर्फ लेवल 1 डॉक्टर नहीं बन पाते। मैंने उसके लिए सबसे बड़ा उपहार पहले ही तैयार कर लिया है जो मैं उसे जाने से पहले दूंगा। धन्यवाद, मेरी माँ ने कहा और अपने हाथ मेरे हाथों पर दबाए। मेरी माँ भी हर दूसरी महिला की तरह सुंदर दिखना और अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती है और अब एक ही दिन में उनकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गईं। तुम्हें अपनी दोस्त एलेन से मिलना चाहिए, मैंने उसे सुबह तुम्हें लेने आते समय देखा था, मेरे पिता ने कहा। ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मैंने 2 दिन पहले उससे बात की थी तो उसने मुझे यह नहीं बताया था कि वह शहर में वापस आ गई है। एलेन को बुलाने के लिए पिछवाड़े की ओर जाने से पहले मैंने कुछ देर तक अपने माता पिता से बात की। जब मैं पिछवाड़े में गया तो मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि एशलिन छोटे से वृक्ष गृह में माँ लुलू की गोद में आराम कर रही थी। आमतौर पर जब भी संभव हो वह स्नेह से बचती है, लेकिन कभी कभी वह अपना अहंकार भी त्याग देती है और इस बार की तरह स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने एलेन को फोन किया, उसने पहली घंटी पर ही फोन उठा लिया। मैं अभी आपके घर की ओर आ रही थी, उसने बिना अभिवादन किए सीधे कहा। वह एक आश्चर्यजनक यात्रा कर रही थी जिसका उसे बहुत शौक था, लेकिन इस बार मैंने फोन करके उसे बिगाड़ दिया। आप शहर कब आती हैं? मैंने पूछा। जहां तक मुझे पता है नए भर्ती हुए लोगों को शायद ही कभी छुट्टी मिलती है और अभी 1 महीने पहले ही वहीं से डी ग्रेड की सदस्य बनी है। शहर में आने के बाद वह अपनी डी ग्रेड सदस्यता को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही होगी। संगठन में सख्त पदानुक्रम है, ई और डी ग्रेड के सदस्यों को सदस्य की बर्बादी माना जाता है, उन्हें निम्न प्रशासनिक नौकरी मिलती है या उन्नत ग्रेड के सदस्यों को सहायक नियुक्त किया जाता है। सी ग्रेड के सदस्य वे हैं जो अभिजात वर्ग से नीचे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सी ग्रेड के सदस्य थे। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी शक्ति की तुलना संगठन के इस सी ग्रेड सदस्य से की जा सकती है और यदि 1 वर्ष तक ठीक से विशेष प्रशिक्षण लिया जाए तो मेरी क्षमता संगठन के कुलीन 20 सदस्य के करीब पहुंच सकती है। एलेन कम से कम अपने प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में सी ग्रेड सदस्य बनना चाहती थी, क्योंकि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संगठन में अपनी सदस्यता को आगे बढ़ाना बहुत कठिन होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन 3 महीनों में मैंने कड़ी मेहनत की और 1 महीने पहले मैं डी ग्रेड सदस्य बन गया, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि 4 दिन पहले मैंने सी ग्रेड सदस्य के लिए प्रयास किया था और मैं इसके लिए चयनित हो गया। मुझे छुट्टी इसलिए मिली क्योंकि सी ग्रेड के सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। उसने गर्व से कहा। मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मात्र 3 महीने में ही वह सी ग्रेड सदस्य प्रशिक्षण के लिए योग्य हो गई थी। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। मेरे पास भी यह शक्ति नहीं होती यदि विभिन्न अवसर न होते और अंतरिक्ष क्षेत्र में मेरे सामने जीवन और मृत्यु के अनेक क्षण न आते। अब जब मेरा आश्चर्य खत्म हो गया है तो चलो 15 बजे एडोल्फ के कैफे में मिलते हैं, एलन ने पूछा। ठीक है, मैंने कहा और कपड़े बदलने के लिए अपने घर के अंदर चला गया। ओह, मैंने देखा कि घर से बाहर निकलते समय मैंने सामान्य जूतों की जगह ग्रेड 1 के जूते पहन रखे थे। ये देखकर कि मैं अडोल्फ कैफे के आधे रास्ते में आ चुका हूं, मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। ये जूते इतने बुरे नहीं दिखते, ये बस थोड़े धातु के हैं। टिंकल। जैसे ही मैं कैफे में दाखिल हुआ, एक सुखद टनकन ध्वनि सुनाई दी। एलेन कोने में बैठी हुई शान से कॉफी पी रही थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे और चेहरा चीनी मिट्टी जैसा था। जो कोई भी उसे देखता था उसकी सुंदरता और आकर्षण पर मोहित हो जाता था। वह उन लोगों में से एक है जो जन्मजात अनुग्रह के साथ पैदा होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उनका हर पल अनुग्रहपूर्ण लगता है। वह इस शहर में मेरी पहली क्रश भी है, लेकिन वह क्रश ठंडे पानी में डूब गई क्योंकि वह केवल लड़कियों को पसंद करती है। माइकल यहाँ है, मुझे दरवाजे से आते देख उसने धीरे से चिल्लाया। मैं उसकी ओर चला गया और उसके बगल में बैठ गया। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि मुझे आपके बराबर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, एलेन ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं विशेषज्ञ स्तर के मध्य स्तर पर हूं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगी, मैंने उससे चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह अभी कॉर्पोरल स्तर के प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह आगे बढ़ जाएगी। तो हरी पहाड़ियों पर खुला नया अंतरिक्ष क्षेत्र कैसा था? उसने पूछा। बहुत खतरनाक, मैंने ईमानदारी से कहा, यह बहुत खतरनाक है और इसके अंदर हजारों लोग मरते हैं। मुझे शुरू से बताओ।
उसने अधीरता से पूछा, वह कभी कभी सचमुच बच्चों की तरह व्यवहार करती है। मैंने बताना शुरू किया कि कैसे मैं गलती से उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया और खुद को बंजर भूमि में पाया, जहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैंने बताया कि कैसे केंद्रीय महाद्वीप के लोग कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों को आसानी से मार सकते हैं, तो वह हैरान रह गई। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने पूछा और मेरी तरफ ध्यान से देखा। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं उनकी शक्ति से प्रभावित नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से इसे रिकॉर्ड कर लेता, मैंने कहा। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, जैसे कि शांस का प्रस्ताव और बदले में मुझे मिलने वाले स्टोरेज और नाइट ग्रेड उपकरण। मैं तभी रुका हूं जब मैं कहानी के उस हिस्से पर पहुंच गया हूं जहां मैं सिंध जंगल के बाहर मुख्य शिविर तक पहुंच गया हूं। आपके सामने जो राक्षस हैं वे बहुत खतरनाक दिखते हैं, एलेन ने गंभीर स्वर में कहा। सिंध वन में हमने जो कुछ देखा उसकी तुलना में वे चींटियां थीं, मैंने कहा और कांप उठा। मुझे अभी भी काफी डर लगता है जब मैं उग्र शेरों और दांतेदार केंचुओं जैसे राक्षसों के बारे में सोचता हूं। आपने किस प्रकार के राक्षसों का सामना किया? उसने अत्यंत जिज्ञासा से पूछा। हमने सी और बी ग्रेड के राक्षसों का सामना किया, ऊपरी और निचले दोनों ग्रेड के, मैंने कहा। उसके बाद उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं और अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने पूछा, क्योंकि मैं उसके साथ मजाक कर रहा था और शायद मैं भी उसे पसंद करता अगर मैंने यह बात उससे सुनी होती। क्या आप सुपर एलीट को जानते हैं? मैंने पूछा, क्योंकि वह अभी भी यह मान रही थी कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं। बेशक, वे किंवदंतियां हैं, उसने कहा। मैं उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा देख सकता हूं। किसी संगठन में बी ग्रेड के सदस्य अभिजात वर्ग के होते हैं, जबकि ए ग्रेड के वे सदस्य होते हैं जिन्होंने सुपर अभिजात वर्ग का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन वे सुपर अभिजात वर्ग नहीं हैं, लेकिन उनके पास सुपर अभिजात वर्ग बनने का मौका है। संगठन में सुपर एलीट को ग्रेड से परे माना जाता है, उन्हें अपने संगठन की सच्ची रीढ़ माना जाता है। वे भी लगभग 15 लोग थे, मैंने कहा। इस बार उसने मेरी ओर बहुत गुस्से से देखा। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? 15 सुपर एलीट? यहां तक कि हमारे संगठन में भी इतने एलीट नहीं थे, उसने दांत पीसते हुए कहा। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। अगर मैंने उसे अभी सबूत नहीं दिए तो वह मुझ पर हमला भी कर सकती थी। इस बार मेरे पास सबूत है, मैंने जल्दी से कहा और मेज से गोपनीयता स्क्रीन को बाहर निकाल दिया। अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने न केवल सभी से आधे संसाधन छीन लिए थे, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो कुछ भी उन्होंने कैप्चर और रिकॉर्ड किया था उसे भी मिटाने के लिए मजबूर कर रहे थे। जिल ने मुझे चेतावनी दी थी कि इस सामग्री को अपलोड या किसी के साथ साझा न करूं, अन्यथा संगठन के लोग मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। मुझे गोपनीयता स्क्रीन लगाते देख एलेन थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने प्ले बटन दबाया और स्क्रीन पर 2 विशालकाय सॉटूथ अर्थवर्म्स प्रकट हो गए। ये पहली लड़ाई है जिसे मैंने अपने होलोवॉच पर रिकॉर्ड किया है और पहली बार सुपर एलीट की शक्ति देखी है। क्या वे विशालकाय राक्षस हैं? एलेन ने 2 राक्षसों को धमकी भरे अंदाज में दहाड़ते और चींटी जैसे दिखने वाले मनुष्यों को भागते हुए देखकर पूछा। हाँ, वे विशालकाय राक्षस हैं, हम उनमें से कई से मिले हैं, मैंने कहा। जल्द ही 2 लोगों ने गिगेंटिफाइज राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया, एक भाले से जबकि दूसरे ने धनुष से। उनका हमला कुशल और बिना किसी गलती के था, लेकिन कोई भी देख सकता था कि लड़ाई कितनी सहज थी और कैसे दोनों उस राक्षस के साथ खेल रहे थे जो उनसे 10 गुना बड़ा था। एलेन लड़ाई पर इतना केंद्रित है कि वह पलकें झपकाना भी भूल गई। मैं भी ऐसा ही था जब मैंने सुपर अभिजात वर्ग की शक्ति देखी। 2 मिनट में वीडियो खत्म हो गया, लेकिन एलेन को इससे बाहर आने में 1 मिनट और लग गया। क्या आपके पास इस तरह की और भी रिकॉर्डिंग है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और वह रिकॉर्डिंग बजाना शुरू कर दिया जिसमें सुपर एलीट इस तरह से विशालकाय राक्षसों से लड़ रहे थे और उनकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। 20 मिनट में सारी रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई। मैंने केवल वही रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें मेरे होलोवॉच का कैमरा था, क्योंकि मुझे भी लड़ना था। मुझे ध्यान से लड़ाइयों को रिकॉर्ड करने के बहुत कम अवसर मिले। वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, एलेन ने पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद धीमी आवाज में कहा। मैं इस पर केवल मुस्कुरा सकता हूं। मुझे अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र के सुपर अभिजात वर्ग के बारे में ही पता चला है और वहीं मैंने उनकी ताकत देखी है। इस रिकॉर्डिंग को देखकर मैं उनके स्तर तक पहुंचने के लिए और अधिक कठिन प्रशिक्षण लेना चाहती हूं, एलेन ने उत्साहपूर्वक कहा। मैं भी।
मैंने जवाब दिया, और कौन नहीं करेगा, कई लोग इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कॉफी। एक आवाज सुनाई दी और लड़की हमारे लिए कॉफी लेकर आई जिसका हमने ऑर्डर दिया। लड़की सुंदर है और शायद हमसे 1 साल बड़ी है। धन्यवाद, एलेन ने मधुर स्वर में कहा और अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के हाथ से कप ले लिया तथा उसके हाथ को थोड़ा सा सहलाया। वह शर्माते हुए लगभग कॉफी का कप गिराने ही वाली थी। उसने किसी तरह मेरा कप नीचे रख दिया और बहुत शर्माते हुए जल्दी से चली गई। मैंने ये देखकर अपना सिर घुमाया और कहा, क्या तुम सच में कुछ लड़कियों को सामान्य लोगों के लिए छोड़ दोगे? इस साल 2 साल में तुमने आधी लड़कियों के साथ सोया होगा। यदि आपकी उस पर नजर होती तो आप मुझे पहले बता सकते थे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अन्य लोगों के लिए बहुत सी लड़कियां छोड़ दी हैं। उसने गर्व के साथ कहा। मैं नहीं जानता कि वह ऐसी बातों पर कैसे गर्व कर सकती है। लड़कियों के मामले में एलेन को कोई शर्म नहीं है। उसने तो अपनी सहपाठियों की गर्लफ्रेंड्स को भी बहकाया। मेरे हाव भाव देखकर उसके चेहरे पर अचानक कुछ उभर आया। ओह, मैं समझ गई। लगता है कि तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे छोटे से प्यार को काट लिया। उसने विजयी मुस्कान के साथ कहा। काटो? तुमने उसके साथ पूरा सेक्स किया था। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया। ये भी मेरी गलती थी। अगर मैंने उससे कहा होता कि मुझे मारा पर क्रश है तो मुझे नहीं लगता कि वह उस पर डोरे डालती। मैं ये कहना चाहता था लेकिन अचानक कुछ घटित हुआ। सायरन, सायरन, सायरन। पूरे शहर में एक तेज सायरन बज उठा जिससे शहरवासियों को पता नहीं चला कि राक्षस शहर पर हमला करने वाले हैं। O38 हिंदी। अध्याय 186 चुनौती आए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। सायरन, सायरन, सायरन। पूरे शहर में एक साथ तेज आवाज वाले सायरन बजने लगे। ध्यान दें, यह कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक आपातकालीन स्थिति है। कृपया निकटतम बनकर में शरण लें। राक्षस आ रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से एक स्वर में कहा और बाकी लोगों की तरह कैफे से बाहर निकल गए। मैंने अपने तेज धड़कते दिल और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब भी मैं ये तेज आवाजें सुनता तो मुझे घबराहट होने लगती। 5 साल पहले हुई उस घटना के बाद से ही मेरे मन में इन सायरन और तेज आवाज वाली घोषणाओं के प्रति एक सहज भय पैदा हो गया था। पिछले 2 वर्षों में मुझे कोई भी घबराहट का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मेरा दिल तेजी से धड़कता था और भावनाएं उथल पुथल रहती थीं। चलो चलें, एलेन ने कहा और दौड़ने लगी। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चल दिया। भागते समय मुझे अपने माता पिता से कई संदेश मिले जिनमें मुझे निकटतम बनकर में शरण लेने के लिए कहा गया था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने एलेन से पूछा जब हम अपने निकटतम बंकर के पास से गुजरे। दीवार की तरफ। मेरे माता पिता शेरिफ भी होंगे, उसने जवाब दिया। मैं उसे रोकना चाहता था और उसे बंकर की ओर वापस भागने के लिए कहना चाहता था, लेकिन जल्द ही मुझे याद आया कि मैं वह माइकल नहीं हूं जो 3 महीने पहले था। मैं अपने अनुभव और कठिनाइयों के कारण बदल गई हूं, विकसित हुई हूं। हमारे शहर पर हमला करने वाले राक्षसों को अंतरिक्ष क्षेत्र में मेरे सामने आए आपदाओं के सामने कचरा ही माना जा सकता है। और मैं सामान्य राक्षसों के खिलाफ भी अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन एक चीज में मुझे विश्वास है कि मैं कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों को मार सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका सामना करने में कोई समस्या होगी। अभी 2 मिनट ही हुए हैं और सड़कें लोगों से खाली होने लगी हैं। एक चीज जिससे सामान्य लोगों को सबसे अधिक डर लगता है वह है राक्षस जैसे ही वे सायरन सुनते हैं। जल्द ही दीवार मेरी नजर में आ गई और कुछ लोग उसके सामने खड़े दिखाई दिए। चबाओ। एशलिन अचानक उड़कर मेरे कंधे पर आ गिरी। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो, एशलिन? मैंने एशलिन से पूछा और एलेन के साथ दीवार की ओर भागा। चबाओ चबाओ, उसने पुष्टि में अहंकारपूर्वक चहकते हुए कहा। अंतरिक्ष क्षेत्र में उसे राक्षसों को अधिक शक्तिशाली देखकर बड़ी मुश्किल से लड़ने का मौका मिला था, लेकिन यहां वह लड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसके संकेंद्रित अग्निगोलों के कारण कोई समाजवादी राक्षस उसका मुकाबला कर सकेगा। ये दीवार 20 मीटर ऊंची और मोटी है तथा इसके अंदर ग्रेड 1 सुरक्षा कलाकृति भी लगी हुई है। सुरक्षा कलाकृति भले ही क्लॉक डोम जितनी अच्छी न हो, लेकिन यह अभी भी सर्जेंट स्तर के राक्षसों को विफल करने में सक्षम है। केवल विशेष रूप से मजबूत सर्जेंट स्टेज राक्षस या उससे ऊपर के स्टेज राक्षस ही दीवार को तोड़ सकते थे। ये शहर की एकमात्र रक्षा नहीं है। यहाँ कुछ तोपें, मेयर, शेरिफ विभाग और कुछ स्वतंत्र कॉर्पोरल भी हैं जो शहर की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। दीवार के नीचे शेरिफ विभाग का एक अधिकारी खड़ा है और वह हमें ऊपर जाने से रोकने ही वाला है कि तभी ऊपर से एक आवाज आती है। उन्हें आने दो।
ऊपर से एक आवाज आई। मैं उस आवाज को सुनकर थोड़ा चौंक गया। न केवल मैं बल्कि एलेन भी चौंक गई। हम दोनों ने सोचा कि हमें यहाँ आने के लिए गुस्सा और डांट मिलेगी और एलेन को शायद अपने पिता से हमें ऊपर आने देने की विनती करनी पड़ेगी। बिना समय बर्बाद किए हम दोनों अपनी सबसे तेज गति से ऊपर चढ़ गए और जब मैं ऊपर गया तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक लोग थे। विशेषकर 20 वर्ष की आयु के एक दुबले पतले व्यक्ति के लिए जो जिल और विलियम के मोटे मित्र के समान ही आभा बिखेर रहा था। वह निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट स्तर या उससे ऊपर है। न केवल मैं बल्कि एलेन भी उसे देखकर रुक गई है। एलेन के पिता और शेरिफ उससे चापलूसी से बात कर रहे हैं। उसे ऐसा करना ही था। यहाँ इस स्तर के विशेषज्ञ के साथ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने आश्चर्यजनक आवाज निकाली जब हमने केविन को उस पतले आदमी के पीछे देखा। केवल वही नहीं बल्कि उसके जैसे 11 लोग भी हैं जिनकी विशेषज्ञ ग्रेड शक्ति का स्तर अलग अलग है। केविन ने भी पिछली बार की तरह अपने 3 आंखों वाले शैतान बंदर को अपने कंधे पर बैठा रखा है। ये पिछली बार की तुलना में बहुत शांत है क्योंकि यह चुपचाप केविन के कंधे पर बैठा है, लेकिन जैसे ही इसने एशलिन को मेरे कंधे पर देखा इसने उस पर अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा लगता है कि वह अभी भी उस भयंकर दंत को नहीं भूला है जो पिछली बार एशलिन ने उससे दिया था। एलेन, लियाम से मिलने आओ। वह केविन के प्रशिक्षक हैं। वे हमारे शहर के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी खतरनाक राक्षस के हमले की स्थिति में हमारे शहर की मदद करने का निर्णय लिया है, मेयर ने अपनी बेटी को बुलाते हुए बताया। मैंने जो सुना है उसके अनुसार शैडो रॉग्स की प्रशिक्षण पद्धति पूरी तरह से अलग है। सभी शीर्ष 7 संगठनों में उनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन उनमें से प्रत्येक सदस्य अन्य संगठनों की तुलना में अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। 12 रंगरूटों के प्रत्येक समूह को 3 महीने के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। इन 3 महीनों में प्रशिक्षक उन्हें स्वतंत्र और उत्तरजीविता प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षित और मूल्यांकन करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में छाया बदमाशों के कुछ सदस्य थे, विशेष रूप से उनके सुपर अभिजात वर्ग जो अंतिम लड़ाई के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में आए थे। शैडो रॉग्स द्वारा प्रयुक्त युद्ध शैलियों में गति और चपलता को प्राथमिकता दी जाती है तथा वे छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं। छाया दुष्ट का सुपर अभिजात वर्ग सबसे तेज व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा था। उसके हमले इतने तेज थे कि मेरी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती थीं और उसका ब्लेड इस तरह से चलता है कि यह आंखों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। न केवल वह बल्कि छाया बदमाशों के अन्य सदस्य भी ऐसे ही थे, बस कम शक्तिशाली थे। शैडो रॉग्स के समूह को देखने के बाद मैं दीवार पर अन्य लोगों को देखता हूँ। वे सभी कॉर्पोरल स्तर के थे। उनमें से अधिकांश शेरिफ विभाग से थे, जबकि कुछ शहर के स्वतंत्र विशेषज्ञ थे और मैंने अपने 3 वरिष्ठों को देखा जो अपनी छुट्टी पर शहर का दौरा करने वाले थे। गर्जना। राक्षस भालू ने गर्जना की क्योंकि राक्षस एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां लगभग 200 राक्षस हैं। उनमें से 3/4 विशेषज्ञ स्तर पर हैं, जबकि 1/4 कॉर्पोरल स्तर पर हैं। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों ने समूह बनाना बंद कर दिया है और वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं, लेकिन वे किसी निर्देश का इंतजार कर रहे थे। 250 से अधिक राक्षसों के समूह में कुछ नेता अवश्य होंगे, संभवतः कुछ साजन स्तर के राक्षस होंगे, अन्यथा वे पहले से ही दीवार पर हमला कर रहे होते। अभी वे सिर्फ दहाड़ रहे हैं और गुर्रा रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे हमला कर देंगे। एलेन, माइकल, क्या तुम इस छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हो? केविन ने ऊंचे स्वर में पूछा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। कौन सी चुनौती? एलेन और मैंने एक स्वर में पूछा, ये जानने के लिए कि सबसे अधिक राक्षसों को कौन मार सकता है। हम में से केवल 14 लोग नीचे के राक्षसों से लड़ेंगे। प्रत्येक स्तर पर एक राक्षस का अंक होगा। जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वह जीत जाएगा। अब क्या तुम्हारे पास इसे स्वीकार करने की हिम्मत है? केविन ने पूछा। ये केविन कभी नहीं बदला। वह आत्मसंतुष्ट है और अपनी क्षमताओं में बहुत अधिक आश्वस्त है, लेकिन मुझे कहना होगा कि उसमें ये कहने की शक्ति थी। हमारे बैच में वह एलेन के बाद युद्ध में दूसरे स्थान पर था। यदि उसका शैक्षणिक स्कोर कम न होता तो वह मेरे बजाय दूसरे स्थान पर आता। उन्होंने जिस चुनौती की बात कही वह काफी दिलचस्प थी। हालांकि वहां 200 से अधिक राक्षस हैं और कुछ साजन स्टेज राक्षस छिपे हो सकते हैं, इसके बावजूद मुझे अपने कौशल की मदद से खुद पर भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ किसी भी कॉर्पोरल स्तर के राक्षस को मार सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि क्या मैं अपने फायर स्ट्राइक से साजन स्तर के राक्षसों को मार सकता हूँ। मैं कहने ही वाला था कि मेयर ने बीच में ही टोक दिया। ये बहुत खतरनाक है।
चलो हम वयस्कों को राक्षसों से लड़ना चाहिए, मेयर ने कहा। मैं एलेन को चुपके से अपने पिता को घूरते हुए देख सकता था। ये ठीक है मिस्टर मेयर, बच्चों को लड़ने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। दुबले पतले प्रशिक्षक लियाम ने कहा। मेयर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे अस्वीकार करना चाहते थे, लेकिन लियाम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया गया सुनवाई का वादा देखकर उन्होंने इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। अंक कैसे निर्धारित किए जाएंगे? एलेन ने मुझसे पहले ही प्रश्न पूछ लिया। सरल प्रारंभिक स्तर विशेषज्ञ चरण राक्षस 1 अंक के लायक, मध्य स्तर 2 अंक के साथ, शीर्ष स्तर 3 अंक के लायक। प्रारंभिक स्तर का कॉर्पोरल चरण 6 अंक का, मध्य स्तर का 8 अंक का तथा शीर्ष स्तर का 10 अंक का होता है। जबकि प्रारंभिक स्तर साजंत मंच राक्षस 20 के लायक है। प्रशिक्षक ने कहा कि प्रारंभिक स्तर साजंत मंच राक्षस यहां सबसे शक्तिशाली है। केविन ने समझाया। क्या हमारे राक्षसों को लड़ने की अनुमति है? मैंने पूछा, क्या मैं इस चुनौती में भाग लेना चाहता हूं, इसके सभी नियमों और सीमाओं को जानते हुए। राक्षस, औषधि कलाकृति सब कुछ की अनुमति है जब तक कि यह बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, केविन ने कहा। उन्होंने कहा, हम ठीक 3 मिनट में मुकाबला शुरू कर देंगे। भगवान का शुक्र है कि मैंने गलती से जूते पहन लिए थे। मैंने अपनी नाइट ग्रेड तलवार निकाल ली थी, जो मेरी कमर और ढाल कंगन पर निष्क्रिय रह गई थी जब मैं एलेन के साथ दीवार की ओर दौड़ रहा था। एकमात्र चीज जो मेरे पास कमी है वह है कवच। एलेन ने पहले ही अपने पिता की कलाकृतियां पहनना शुरू कर दिया है। ये लो, मैंने सुना। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि यह सीनियर टॉम था जो मुझे अपना कवच दे रहा था। वह स्कूल में मेरे से वरिष्ठ छात्र था और 1 साल पहले एक संगठन में शामिल भी हुआ था, लेकिन अब वह कॉर्पोरल स्तर पर पहुंच चुका था। धन्यवाद सीनियर टॉम, मैंने कहा और जल्दी से कवच पहन लिया। अब जब मैं बिल्कुल सही स्थिति में हूं, तो देखते हैं कि अब कौन सर्वश्रेष्ठ है। सभी ने अपने हथियार तैयार कर लिए थे और बस समय समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। केविन की टीम के कुछ सदस्य जब भी हमारी ओर देखते तो घृणा भरी नजरों से देखते थे, खासकर मेरी ओर। वे शायद मुझे नीची नजर से देखते होंगे, ये देखकर कि मेरे पास एलेन या उनके सीने और हाथ पर लगे किसी संगठन का बैज नहीं है। मैं उनके तिरस्कारपूर्ण रवैये पर मुस्कुराया। मैं प्रथम स्थान लेने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि मेरे पास जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव इन लोगों से ज्यादा है। मौत के कगार से लगातार 3 सप्ताह तक संघर्ष करने से आप अपनी सीमाओं को चरम सीमा तक धकेल देंगे। चाहे उन्हें जंगल में कितना भी विशेष प्रशिक्षण मिला हो, जीवन और मृत्यु की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वे सब नियंत्रित हैं। वे जानते हैं कि यदि कुछ भी बुरा होता है तो अंतिम समय में उन्हें बचाने के लिए उनका प्रशिक्षक मौजूद है। एकमात्र चीज जिसमें वे मुझे हरा सकते हैं वह है युद्ध शैली और कौशल। मैंने मुश्किल से युद्ध शैली की मूल बातें सीखी हैं और कौशल विभाग में कोई भी संगठन के सदस्यों की तुलना नहीं कर सकता है। मैंने संगठन के कई सी ग्रेड सदस्यों को 5 से अधिक कौशल रखते देखा है और हजारों में से 1 या 2 के पास तो नाइट ग्रेड कौशल भी है, जो केवल एलीट सदस्यों के पास ही होना चाहिए। मैं उन्हें कमतर नहीं आंकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई चीजें युद्ध का रुख मोड़ सकती हैं और लेफ्टिनेंट स्तर के पावरहाउस द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिखाए जाने के कारण उनकी शक्ति अन्य संगठनों के सी ग्रेड सदस्यों की तुलना में औसत से अधिक होनी चाहिए। राक्षस पहले ही समूह बना चुके थे, अब वे सिर्फ एक दूसरे पर दहाड़ रहे थे और गुर्रा रहे थे। केवल 10 सेकंड बचे हैं। मैं अपनी सांसों को समायोजित करता हूं और खुद को शांत करता हूं। मैंने पहले ही वह स्थान चुन लिया था जहां मैं उतरने वाला था। लड़ो, प्रशिक्षक लियाम ने जोर से कहा और आवाज सुनकर सभी 12 लोग 20 मीटर की दीवार से नीचे कूद गए। किसी ने भी मेयर द्वारा खोले गए अस्थायी निकास का उपयोग नहीं किया। जैसे ही मैं नीचे गिर रहा था, मेरे कानों के पास से हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। एलेन और केविन समूह के कुछ अन्य लोगों ने पहले ही अपने कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मेरी तुलना में उनके शरीर जमीन पर धीमी गति से गिरते प्रतीत होते हैं। स्काई स्टेप्स। मैंने अपने गिरने को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम को तब सक्रिय किया जब मैं जमीन से 10 मीटर ऊपर था। भले ही मेरा शरीर इस समय कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर यह 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा तो इसकी कुछ हड्डियां अवश्य टूट जाएंगी। बूम बूम बाम। एशलिन और अन्य राक्षसों ने पहले ही राक्षसों पर हमला करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था और हमारे मैदान में उतरने के बाद लड़ाई की गति फिर से बढ़ जाएगी। लड़ाई 10 मिनट से अधिक नहीं चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं राक्षसों के पास उतरने वाला हूं। मैंने कई लोगों को देखा है जो राक्षसों के घने समूह में आ गए। उन मूर्खों ने अपनी गलतियों की भारी कीमत चुकाई।
यदि 4 या 5 राक्षस हो तो ठीक है, लेकिन यदि राक्षसों के समूह में आपके जैसे 10 से अधिक राक्षस हो तो ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण होगा। धप, मैं इसके साथ जमीन पर उतरा और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास करते हुए राक्षसों की ओर भागा। मैंने अपनी तलवार को बिना किसी हिचकिचाहट के उस विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस के समूह पर फेंका। मेरी तलवार बिना किसी बाधा को महसूस किए उनकी गर्दन में घुस गई। मैं सही था, विशेषज्ञ स्तर के राक्षसों के इस समूह को चींटियों को मारना आसान है। अब मुझे राक्षस समूह में गहराई से जाना है क्योंकि वहां कॉर्पोरल स्तर के राक्षस हैं। मैं अपनी तलवार को भयंकर रूप से घुमाता रहा। मेरी तलवार का हर झटका राक्षस को मार देगा, चाहे किसी भी स्तर का विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस मेरे रास्ते में आएगा, वह मारा जाएगा। मैंने अपनी आंखों के कोने से केविन के समूह के एक सदस्य को देखा, जो मुझे आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उसे मारने में 2-3 चालें चली, जबकि मैं उसे एक ही चाल में मार रहा था। मैं अपने आश्चर्य की महिमा में प्रकट हो रहा था जब मैंने देखा कि तीर मेरे ऊपर से उड़ रहा है और मुझसे थोड़ा आगे कॉर्पोरल स्तर के राक्षस को मार रहा है। भाड़ में जाओ आर्च, मैंने मन ही मन चिल्लाया। भाड़ में जाए तीरंदाज, मैंने मन ही मन चिल्लाया। तीर को मेरे ऊपर से उड़ते हुए और मेरे पास ही कॉर्पोरल स्तर के राक्षस को मारते हुए देखकर धप, वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। राक्षस अभी मरा नहीं है, वह अभी भी पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह छटपटा रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, जब 2 सेकंड बाद एक और तीर इसमें लगा और यह प्रभावी रूप से मर गया। पहला ज्वार, मैंने कहा और पहले ज्वार की शक्ति को सक्रिय कर दिया। 5 मुहरों और मध्यस्तरीय विशेषज्ञ चरण की शक्ति के साथ मैं आसानी से आधे घंटे के लिए पहले ज्वार की शक्ति को बनाए रख सकता हूं। जैसे जैसे मेरी शक्ति दोगुनी होती गई, मेरे चारों ओर का विशेषज्ञ मंच लकड़ी के ब्लॉकों में बदल गया, जो मेरे द्वारा काटे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों तक पहुंचने में लगभग 30 सेकंड का समय लगेगा। मैं बस आशा करता हूं कि तीरंदाज कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों को ज्यादा नहीं मारेगा। तीरंदाजी राक्षसों के शिकार के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। इसके साथ व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है और अन्य हथियार चलाने वालों की तुलना में अधिक राक्षसों का शिकार भी कर सकता है। ये चीज किसी को मारने में मदद कर सकती है क्योंकि एक तीरंदाज के पास कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, लेकिन तीरंदाज भी उन कौशल का उपयोग कर सकते हैं। केवल ये विस्तृत श्रेणी के कौशल ही बड़ी संख्या में राक्षसों को मारने में मदद कर सकते हैं, लेकिन विस्तृत श्रेणी के कौशल का उपयोग विशेषज्ञ स्तर पर नहीं किया जा सकता है। इन कौशलों का उपयोग केवल कुछ शक्तिशाली कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर्स जैसे कि एलिट्स और सुपर एलिट्स द्वारा ही किया जा सकता है। मैं राक्षसों को मारता रहा और साथ ही दूसरों पर भी नजर रखता रहा। मुझे खुशी हुई कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी आधी गति से भी मेल खा रहा हो। मैं केविन और एलेन को उनके किसी भी पक्ष में नहीं देख सकता, लेकिन उनकी गति मुझसे अधिक नहीं होनी चाहिए। पुचैक, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने दूसरे सांप राक्षस का सिर काट दिया। बस 10 सेकंड में मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां शारीरिक राक्षस हैं। मैं आसमान में बनी सीढ़ियों की मदद से वहां कूदकर उतर सकता था, लेकिन ये जोखिम भरा कदम होगा। हाँ, मैंने हंसते हुए उन राक्षसों को मार डाला जिन्हें दूसरा निशाना बना रहा था और बिना दूसरी नजर डाले दूसरे राक्षस की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे अधिक राक्षस मारे जा रहे हैं, कई लोग उसी राक्षस को निशाना बना रहे हैं। जैसे अभी हुआ, एक अंक हासिल करने के लिए मुझे दूसरों से पहले उसे मारना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कितना गंभीर रूप से घायल किया है, जब तक आपने उसे मार दिया है तब तक बात आपकी है। अंत में मैंने मन ही मन कहा कि क्या मैं प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल चरण के सीयरिंग हॉग पर हमला कर रहा हूं। ये भी अपने धधकते लाल दांतों से मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन मेरी तलवार की तुलना में इसकी गति बहुत धीमी है। मैं केवल प्रथम ज्वार की शक्ति से इस पर आक्रमण कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये पर्याप्त है या मुझे मिश्रण में किसी अन्य ज्वार की शक्ति को जोड़ना होगा। पूछी, मेरी तलवार सीधे उसकी खोपड़ी में घुस गई। मैंने तेजी से अपनी तलवार निकाली और मन को तेज हवा में प्रवाहित कर दिया ताकि मैं उस जलते हुए सुअर के मृत शरीर से बच सकूं जो मुझसे टकराने वाला था। टक्कर से 1 या 2 कदम पीछे हटने के अलावा मुझे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन मैंने सुरक्षित रहने का निर्णय लिया। कभी कभी साधारण गलतियों से भी जटिलता उत्पन्न हो जाती है। मैंने इसे अनुभव किया है और कई बार अपनी आंखों से देखा भी है। एक जलते हुए सुअर को मारने के बाद मैं बिना कोई क्षण बर्बाद किए दूसरे प्रारंभिक स्तर के राक्षसों की ओर बढ़ता हूं। मैंने उस पर उसी तरह से हमला किया जैसे मैंने पहले किया था और पहले की तरह ही वह एक ही वार में मर गया।
अन्य लोगों ने भी अपने हमलों की गति बढ़ा दी, लेकिन मेरी तरह तेज नहीं। केवल एक ही व्यक्ति जो मुझसे तेज दिख रहा था, वह ऊपर से तीरंदाज था। एकमात्र अच्छी बात यह है कि तीरंदाज का तीर तेज नहीं होता। प्रत्येक तीर के बीच 1 से 3 सेकंड का समय होता है, जो लक्ष्य की अवस्था पर निर्भर करता है कि तीर किस पर लग रहा है। इससे मुझे यह आशा भी मिल रही है कि मैं तीरंदाज को हरा सकता हूं। अब मैं अपनी हत्या की गति बढ़ाने के लिए जीवंत हवा और 9 उग्र प्रहारों का एक साथ प्रयोग कर रहा हूं। जल्द ही मैंने देखा कि मध्य स्तर का विशेषज्ञ राक्षस उसके पास ही था। मैं अपने आसपास मौजूद कुछ प्रारंभिक स्तर के राक्षसों के बारे में ज्यादा सोचे बिना ही उसकी ओर भागा। चुग, मैंने एक ही समय में 2 मैना पोशन पी लिए और अपनी कौशल शक्ति को सेकंड टाइप तक बढ़ा लिया। द्वितीय ज्वार और जीवंत वायु की शक्ति से मैंने उस पर हमला किया और प्रारंभिक स्तर के राक्षसों की तरह उसे एक ही वार में मार डाला। मारने के बाद मैं दूसरे मध्य स्तर के राक्षस के पास चला गया। जब मैं उस पर हमला कर रहा था तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैं कितनी आसानी से राक्षस को मार रहा हूं। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुझे मारने से पहले कम से कम आधे घंटे तक मेरे ऊपर के मंच के राक्षस से लड़ना पड़ा था, लेकिन अब एक ही चाल पर्याप्त है। सिर्फ एक ही चाल से मैं एक राक्षस को मार सकता हूं जो मुझसे एक ही चरण ऊपर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यह असंभव था, लेकिन अब मैं वास्तव में खुद को चोट पहुंचाए बिना ऐसा कर सकता हूं। इसके कई कारण हैं और सबसे पहला कारण है अनुभव। मैं जीवन और मृत्यु की कगार पर 3 सप्ताह तक राक्षसों से लड़ता रहा। उस क्षेत्र के राक्षस कई गुना अधिक खतरनाक थे, विशेषकर सिंध वन के राक्षस जो मनुष्यों की तरह द्विपाद थे। वे अपने 4 पैरों वाले राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली थे, जो पहले से ही हमारे साम्राज्य के बहुत अधिक शक्तिशाली राक्षस थे। वे अधिक तेज और शक्तिशाली थे तथा द्विपाद होने के कारण उनके आक्रमण के तरीके भी अधिक थे। 4 पैरों वाले राक्षसों से लड़ने की तुलना में द्विपाद राक्षसों से लड़ने में हमें कई नुकसान थे। सामान्य राक्षसों की तुलना में इनसे लड़ते हुए मुझे कई जानलेवा चोटें आई हैं। दूसरा कारण है राज्य में निर्मित सर्वोच्च लड़ाकू की मुहरें। मैंने इस क्षेत्र में सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 4 मुहरें बनाई हैं, जो दर्शाती हैं कि मैंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। मैं केवल तभी अभ्यास की गतिविधियों को प्रसारित करने में सक्षम हूं जब मैं खतरनाक लड़ाई या धमकी की स्थिति में हूं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, तीसरा कारण है कौशल। कौशल के कारण ही मैं उन्हें इतनी आसानी से मार पाता हूं। यदि कौशल न होता तो मध्य स्तर का विशेषज्ञ स्टेज राक्षस मेरी सीमा होती और मुझे उसे मारने के लिए 1 या 2 घंटे तक उससे लड़ना पड़ता। इस तरह की भीड़ भरी लड़ाई में लड़ना बहुत कठिन होता। स्विश, पुछी, तीर ने उस राक्षस को छेद दिया जिस पर मुझ पर हमला किया गया था, जिससे राक्षस तुरंत मर गया। मैंने तीरंदाज की चिंता नहीं की और दूसरे राक्षस पर हमला कर दिया। ये निष्पक्ष लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धा है। जिनमें क्षमता है वही विजेता होंगे। अपने शिकार के दूसरों द्वारा मारे जाने पर रोने से कोई लाभ नहीं है। इससे भी अधिक, मुझे कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मैंने उन राक्षसों को मार डाला था जिन पर पहले अन्य लोग हमला कर रहे थे। गर्जना, मेरे पास ही एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि पीक स्पेशलिस्ट ग्रेट स्कारलेट भालू मेरी ओर आ रहा है। उसे अपनी ओर आते देख मैं मुस्कुराया। मैंने तुरंत तीसरी लहर सक्रिय कर दी और तेज हवा के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। मैं व्यायाम कर रहा हूं और अपने हमलों के लिए बेहतर शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 कौशलों का एक साथ उपयोग भी कर रहा हूं। लाल भालू समूह में सबसे शक्तिशाली राक्षस हैं और मैं उन पर अग्नि प्रहार के अलावा अपनी पूरी शक्ति से हमला करूंगा। गर्जना, वह मुझ पर जोर से गुर्राया और मुझे अपने पास आते देख उसने अपनी गति बढ़ा दी। स्विश, उसने अपने लाल पंजे से मुझ पर हमला किया। जब वह मुझसे कुछ इंच की दूरी पर था, मैंने छोटी सी छलांग लगाई और उस गति का उपयोग करके उसकी गर्दन पर हमला किया। पचाक, गर्जना, मेरी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर लगी, लेकिन एक ही वार में उसे मार नहीं सकी। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह एक ही वार में नहीं मारा गया। यद्यपि मैं उसे मार नहीं सका, मैंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दूसरे वार में उसे मार डालूंगा। गुर्राओ, पुछी, इससे पहले कि वह अपनी गुर्राहट पूरी कर पाती, मेरी तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो गई और वह पंजा जो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, अपने शरीर के साथ जमीन पर गिर गया। जब मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटाई तो मुझे वातावरण थोड़ा अजीब लगा और मैंने ऊपर देखा, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं अचंभित रह गया। freewebnovel.com। सभी लोग जो लड़ रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, खासकर केविन और एलेन। मैं बस उन पर शर्म से मुस्कुरा सकता था।
उन्हें केवल एक शर्मीली मुस्कान दे सकता हूं क्योंकि मैं वापस हत्या करने चला गया हूं। अभी भी कई राक्षस हैं जिन्हें मारना बाकी है। लड़ाई शुरू हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि मानव और उनके राक्षस साथी ने मिलकर इन हमलावर राक्षसों को मारने के लिए लड़ाई लड़ी। चुग, एक और मैना पोशन बोतल का एक घूंट लेते हुए मैं दूसरे शीर्ष कॉर्पोरल राक्षस की ओर भागा। जैसे जैसे राक्षस कम होते गए, अधिकाधिक लोग उन्हीं राक्षसों पर हमला करने लगे। आर्च और मैंने तुरंत ही अन्य लोगों और राक्षसों का शिकार चुराना शुरू कर दिया क्योंकि अब कोई भी स्वतंत्र राक्षस नहीं बचा था। उन्हें अपने शिकार को चुराने की आदत होगी, लेकिन जब भी मैं उनके शिकार को मारता हूं, तो वे मेरी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने उनकी प्यारी छोटी बहन को चूमा है। ये थोड़ा हास्यास्पद है। जब भी मैं उनकी गुस्से भरी निगाहें अपने ऊपर देखता तो मुझे जोर से हंसने का मन करता। मैंने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी इस बात का अनुभव किया। जैसे ही हम सिन जंगल में दाखिल हुए, सभी की क्षमताएं आसमान छू रही थीं और पहले कुछ दिनों में कोई भी अपने शिकार को साझा नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे लड़ने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन राक्षस मजबूत होने लगा। अधिक से अधिक लोग मदद के लिए उसकी ओर देखने लगे क्योंकि राक्षस बहुत अधिक और बहुत शक्तिशाली थे। मैं केवल हंस सकता हूं और अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों को मारना जारी रख सकता हूं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मैंने उस युद्ध मोड में प्रवेश किया जिसका उपयोग दायरे में राक्षसों से लड़ाई शुरू करने के बाद किया जाता था। इस मोड में मेरी भावनाएं शांत और थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, लेकिन मेरी लड़ने की क्षमता कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है क्योंकि मेरे दिमाग और शरीर का समन्वय बढ़ जाता है। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जब मैंने इसे वेब पर खोजा तो मुझे यह वेब पर मिल गया। ये घटना आम नहीं है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है। लोग यदि कुछ दिनों तक 100% विश्वास के साथ एक काम करते हैं तो उन्हें ये समस्या हो जाती है। इसका प्रयोग केवल लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए किया जाता है, बशर्ते आप इसे अत्यधिक एकाग्रता के साथ करें। यह अभ्यास से थोड़ा अलग है। हालांकि यदि हम हर दिन एक ही काम करते हैं, तो हमें उसका अभ्यास हो जाएगा और यह उस काम को कल की तुलना में थोड़ा आसान बना देगा। दोनों बातें एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन वे अलग हैं। अब वापस युद्ध की ओर। राक्षस मिनटों में मारे जा रहे थे और ये देखकर कि उनकी संख्या कम होती जा रही है, कुछ राक्षस उन्माद में आ गए। एक लड़के को राक्षस के पंजे से सीधे सीने पर चोट लगी। यह अच्छी बात है कि वह अपने कवच से सुरक्षित है, अन्यथा चोट बहुत गंभीर हो सकती थी। कई लोगों ने दबाव महसूस किया क्योंकि कुछ राक्षस उन्माद में आ गए थे, लेकिन इससे मेरी गति पर जरा भी असर नहीं पड़ा। मैंने सैकड़ों राक्षसों से लड़ाई की है जो पागलपन से संक्रमित थे और उससे भी अधिक पागल थे। अब जब उन्माद शुरू हो गया है, तो असली राक्षस निश्चित रूप से 1 मिनट के भीतर लड़ाई में प्रवेश करेंगे और मुझे तैयार रहना होगा क्योंकि वे मुझे सबसे अधिक अंक देंगे और ऊपर से तीर चलाने वाले तीरंदाज के खिलाफ जीतने की उम्मीद करेंगे। चुग, मैंने सावधानी के तौर पर मैना पोशन की एक और बोतल पी ली। मैं शायद फायर स्ट्राइक का उपयोग करूंगा और मुझे जितना संभव हो सके उतना मैना की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक राक्षस मारे गए जबकि मैं शांतिपूर्वक राक्षसों से लड़ता रहा। शाम का चांद आसमान में देखा जा सकता था, जो हर जगह को रोशन करने के लिए हल्की रोशनी छोड़ रहा था। आज पूर्णिमा है और चांदनी भी बहुत तेज है, अन्यथा महापौर को दीवार पर लगी तेज रोशनी जलानी पड़ती। ऐसा लगा जैसे लड़ाई काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी केवल 8 मिनट ही बीते थे। 1 मिनट और बीत गया और 10 से भी कम राक्षस बचे हैं और वे हर नए सेकंड में आर्चर और मेरे कारण मारे जा रहे हैं। दहाड़, बढ़ो। एक बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी। यह इतनी तेज थी कि इसने मेरे कानों को 1 मिनट के लिए बहरा कर दिया, लेकिन इस बहरा कर देने वाली दहाड़ से परेशान होने के बजाय मैं खुश हो गया। असली राक्षस आ रहे हैं और मैं सही था। जल्द ही 6, लगभग 8 से 10 मीटर लंबे स्कारलेट भालू और सीइंग हॉग जंगल से बाहर आए और तेजी से हमारे समूह की ओर हमला कर दिया। ये देखकर लोगों के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। हालांकि वे डरे हुए लग रहे थे, लेकिन वे चिंतित नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्रशिक्षक उन्हें बचा लेगा। आग का हमला। मैंने उन पर हमला किया क्योंकि वे जंगल से बाहर आए थे। मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और जब मैंने उनकी गुर्राहट सुनी तो मैंने अपना हमला तैयार किया और जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, मैंने उन पर हमला कर दिया। मेरी तलवार से 3 चांदी की आग की किरणें निकली, एक एक करके 3 राक्षसों की ओर। मुझे भी अंदर से निराशा हुई क्योंकि अगर मैं अब मैना पोशन पी लूं तो अभी भी 3 राक्षसों को मारना बाकी है। मुझे मैना को अपने शोधन इंजन तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा और उस समय तक राक्षस पहले ही मेरे पास पहुंच चुके होंगे।
जैसे ही मैंने आक्रमण प्रारंभ किया, मैंने अपने पास बचे हुए थोड़े से मान से जीवंत वायु को सक्रिय कर दिया। मैं अपने 3 चांदी के अग्नि तीरों को धीरे धीरे हवा में उछालते हुए देखता हूँ। 3 सुनहरे तीर इसके पीछे ज्यादा पीछे नहीं है। नाइट ग्रेड स्किल। मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि उनके द्वारा छोड़ी गई शक्ति को देखकर ये तीर नाइट ग्रेड स्किल है और यह मेरे फायर स्ट्राइक के समान स्तर का लगता है। पोह पोह पोह। इन 6 हमलों ने लगातार 6 राक्षसों को मारा, जबकि मैं अभी भी जीवंत हवा के साथ आगे बढ़ रहा था। मैं उत्सुकता से राक्षसों को देखता हूं, ये जानने के लिए कि क्या वे सचमुच मरे हैं या नहीं। उच्चतम श्रेणी का राक्षस जिसे मैंने अपने फायर स्ट्राइक से मारा था, वह प्रारंभिक स्तर का कॉर्पोरल अग्निसिंह था। यह एक भाग्यशाली शॉट था। अगर यह उसके किसी अन्य भाग में होता तो ये सीधे उसकी आंखों में घुस जाता। मुझे संदेह है कि मैं उसे मार पाऊंगा। क्रैश बैंग बैंग। 6 राक्षसों ने गति खो दी और राक्षसों के कई मृत शरीरों से टकराते हुए जमीन पर गिर गए। वे मर चुके हैं। मैंने मन ही मन चिल्लाया जब मैंने जमीन पर उस लाल भालू को देखा जिसकी आंखों में कोई जान नहीं बची थी। सभी 6 राक्षस मर चुके हैं क्योंकि वे मेरे और तीरंदाजों के नाइट ग्रेड कौशल से मारे गए हैं। चुग। मैंने एक और मन औषधि पी ली और बाकी बचे कॉर्पोरल स्टेज राक्षसों की ओर बढ़ गया, बिना इस बात की परवाह किए कि हर कोई अचंभित भाव से देख रहा था। यदि माइकल की आंखें पीछे की ओर होती और वह दीवार की ओर देखता, तो वह प्रशिक्षक और तीरंदाज को छोड़कर बाकी सभी के चेहरों पर स्तब्ध भाव देख सकता था। शेष सभी राक्षस शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल राक्षस हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 10 अंक है। हालांकि वे अचंभित हैं, फिर भी वे राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरा है। उन्हें कम से कम 1 मिनट की आवश्यकता होगी, जबकि मुझे उन्हें मारने के लिए केवल कुछ सेकंड की आवश्यकता है। मैं अकेला नहीं हूं जिसने सोचा कि ऊपर से तीरंदाज भी यही सोचता होगा, इसलिए तीर चलना बंद नहीं होता। 1 मिनट के भीतर ही राक्षस मर गए और सभी लोग थोड़ा आराम करने लगे, लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे ही राक्षस मर गए, मैंने उन राक्षसों के कोर को निकालना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने मारा था। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने आगे बढ़ने से पहले कोर को एकत्रित करने के लिए शायद ही कोई समय दिया हो। इसलिए चाहे हम कितने भी थके हुए क्यों न हो, विशेष रूप से मुक्त साहसी, हम हमेशा राक्षस के कोर इकट्ठा करेंगे। इस 10 मिनट की लड़ाई में मुझे थकान भी महसूस नहीं हुई। मैंने पहले भी घंटों तक लड़ाई की है, उसकी तुलना में ये छोटी सी लड़ाई कुछ भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, एलेन ने कहा। जब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तो सभी ने राक्षसों के शरीर के अंदरूनी हिस्से निकाल लिए थे और शेरिफ विभाग और मेयर कार्यालय के लोग राक्षसों के शरीर को होवर ट्रकों में भर रहे थे। यदि यह अतीत होता, तो निश्चित रूप से शवों पर अधिकार कर लिया जाता या फिर जिन राक्षसी शवों को वे ले जा रहे हैं, उनके बदले में कुछ पैसे मांगे जाते। मैंने जिन राक्षसों को मारा है उनकी लाशों की कीमत $50 लाख है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अपनी शक्ति को समझ लिया है और यह जान लिया है कि मैं अपने कौशल से आरंभिक स्तर के साजन स्तर के राक्षस को कैसे मार सकता हूं। अब मुझे राक्षसों के शरीरों की परवाह नहीं है। अब मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक मैं उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हूं, मैं पैसों में तैर सकूंगा। अब मेरी पहली प्राथमिकता व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू करना, शिखर स्तर तक पहुंचना और तनाव सीमा को तोड़ने के तरीके ढूंढना है। इसके बिना मैं कॉर्पोरल स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लीग ऑफ हीरोज में भाग लेना तो दूर की बात है, जिसकी न्यूनतम सीमा मास्टर स्टेज का शिखर स्तर है। तुम क्या सोच रहे हो? एलेन ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस एशलिन की स्ट्रेन सीमा को तोड़ने के तरीके सोच रहा हूं, मैंने कहा। सुन सुन। मैंने पीछे से सुन सुन की आवाज सुनी। मुझे ये जानने के लिए अपना सिर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह केविन है। इस समय उसका मूड बहुत खराब है। सबसे पहले तो वह निश्चित रूप से मुझसे प्यार करने के कारण बहुत बुरे मूड में है। यद्यपि अंक अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन राक्षसों की संख्या देखने के बाद ये जानने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने उससे कहीं अधिक राक्षसों को मारा है। फ्री वेब नॉवल CM। और दूसरा कारण यह है कि वह अपने राक्षस के कारण बुरे मूड में है। लड़ते समय केविन के 3 आंखों वाले शैतान बंदर ने 3 महीने पहले हुई घटना का बदला लेने के लिए एशलिन पर छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह उसका हमला विफल रहा। आप 3 आंखों वाले शैतान बंदर के छोटे छोटे जले हुए बाल देख सकते हैं, जो एशलिन पर क्रोध में अपने दांत दिखा रहा है, जो बंदर की ओर एक नजर भी डाले बिना हवा में उड़ रही है। आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर आपने।
प्रशिक्षक लियाम ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा जब हम सभी दीवार पर चढ़ रहे थे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर लियाम, मैंने विनम्रता से कहा जब मेरी नज़र उसके बगल में बैठी लड़की पर पड़ी। तो यह आर्च है। ये लड़की काफी सुंदर है और गंभीर चेहरे के साथ प्रशिक्षक के पास खड़ी है। उसने अपना हथियार निष्क्रिय कर दिया है, अन्यथा मुझे पता चल जाता कि वह किस प्रकार का धनुष प्रयोग करती है। तीरों की शक्ति देखकर मुझे हल्का सा आभास हुआ कि यह धनुष सामान्य ग्रेड 1 कलाकृति नहीं बल्कि नाइट ग्रेड कलाकृति है। मैंने राज्य में धनुष के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त किया है क्योंकि वहां कई तीरंदाज थे, लेकिन कोई भी राहेल के बराबर नहीं था। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, यह मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर है, मेयर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब मैं आपके द्वारा मारे गए राक्षसों की संख्या के आधार पर अंकों की घोषणा करूंगा, उन्होंने कहा और सूची मेयर के होलोवॉच पर प्रक्षेपित की गई। मेयर ने कहा सबसे अधिक अंक पाने वाली मिस रेन है, उन्होंने 205 अंक प्राप्त किए हैं। मुझे ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगर राक्षसों को मारने की बात आती है तो मुझे यकीन है कि मैंने ही उससे अधिक राक्षसों को मारा है, लेकिन उसने केवल कॉर्पोरल चरण और सार्जेंट चरण के राक्षसों को ही निशाना बनाया था। दूसरे नंबर पर केविन है जिसने 197 अंक बनाए हैं, महापौर ने कहा। उनकी आंखों से प्रशंसा की झलक सुनी जा सकती थी। एक और राक्षस और तुम उस लड़की को हरा देते, एलेन ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराया लेकिन असहमति में अपना सिर हिलाया। मैंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और यदि उस तीरंदाज को पता होता कि मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा तो वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा देती, न कि तब जब उसे लगता कि मैं उसके बराबर पहुंच रहा हूं। तीसरा स्थान 2 लोगों ने प्राप्त किया है क्योंकि दोनों को 76 अंक मिले हैं, मेयर ने गर्व के साथ कहा, क्योंकि यह उनकी बेटी का स्कोर था। मुझे कहना होगा कि केविन और एलेन ने मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रगति की है। यदि मैं गलती से इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो मैं इस चुनौती में अंतिम स्थान पर होता। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने भी चुनौती में प्रवेश किया था या नहीं। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मैं निजी स्तर पर था और मुझे जो भाग्यशाली अवसर मिले थे उसके कारण मैंने अंतरिक्ष क्षेत्र में 2 बार स्तर बढ़ाया था। एक एक करके महापौर ने सभी लोगों के अंक घोषित किए और जिस लड़के को सबसे कम अंक मिले थे वह बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था। ये देखकर मुझे जोर से हंसने का मन हुआ, लेकिन मैंने किसी तरह खुद पर काबू पा लिया।